पार्ट 1 में बिरजू ने मदारी को कुछ कपड़े दिखाए थे। वो किसके कपड़े थे, अब हम इस पार्ट 2 में जानेंगे। बिरजू ने हैरानी से पूछा, भला वो कैसे? तब मदारी कहने लगा, बेटा, इस राज्य के राजा का बेटा अपने कुछ साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गया था, लेकिन वह रास्ता भटक गया और फिर जंगल से वापस नहीं आ सका। लोगों ने उसे बहुत तलाश किया मगर वह मिला नहीं। आज ही राजा ने ऐलान किया है कि जो कोई भी राजकुमार का पता लगाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। मेरा ख्याल है कि यह घोड़ा, तलवार और कपड़े राजकुमार के ही हैं। मुझे लगता है कि जिस शेर को तुमने मारा था, राजकुमार को उसी ने मारा होगा और यह घोड़ा झाड़ियों में फंस गया होगा। अब तुम कल सुबह सारी चीज़ें लेकर राजा के सामने पेश हो जाओ और सारी बातें उसे सच सच बता देना। यह सुनकर बिरजू खुश भी था और उसे डर भी लग रहा था कि न जाने राजा उससे क्या क्या सवाल पूछेगा। अगली सुबह बिरजू घोड़ा, तलवार और कपड़े को लेकर राजा के दरबार में जा पहुंचा। जब राजा को उसके बारे में खबर दी गई तो राजा ने तुरंत उसे अपने पास बुलाया। जब उन्होंने कपड़े और तलवार देखे तो वो पहचान गए कि ये सब चीज़ें राजकुमार की है। फिर उन्होंने मदारी से पूछा, मदारी, ये सब चीज़ें तुम्हें कहाँ से मिली? मदारी ने कहा, हुजूर, यह चीज़ें मुझे नहीं बल्कि इस लड़के को मिली है। इसके बाद राजा ने बिरजू से पूछा, हाँ बेटा, तुम्हें यह चीज़ कहाँ से मिली? तब बिरजू ने उस जंगल में बीती हुई सभी घटनाओं के बारे में बता दिया कि कैसे उसे झाड़ियों में घोड़ा मिला, तलवार मिली और फिर उसने तलवार से एक शेर का सिर भी काट दिया। फिर रात ढलते ढलते वह इस बूढ़े मदारी के घर पर आ पहुंचा। बिरजू की बात सुनने के बाद राजा ने उसी वक्त अपने सेनापति को तैयार किया और सैनिकों को लेकर उसी समय उस जंगल में जा पहुंचा। बिरजू भी उस समय उन सबके साथ ही था। थोड़ी ही दूर उन्हें शेर की सर कटी हुई लाश मिली जो अब तक वहीं पर पड़ी हुई थी। मरा हुआ कुत्ता भी वहीं पर था। अब राजा को पक्का यकीन हो गया कि यह नौजवान बिल्कुल सच बोल रहा है। उसके बाद सभी सैनिक राजकुमार की तलाश करने लगे। कुछ देर बाद अचानक एक सिपाही की आवाज़ सुनाई दी जो सबको अपनी तरफ बुला रहा था। जब सभी लोग वहां पर पहुंचे तो देखा कि राजकुमार की लाश वहां पर पड़ी हुई थी। ऐसा मालूम पड़ता था कि किसी जंगली जानवर ने उसे जगह जगह पर नोच खाया है। राजा अपने जवान बेटे की लाश देखकर रोने लगा। सिपाहियों ने लाश को कपड़े में लपेटा और महल की तरफ निकल गया। महल में जब राजकुमार की लाश पहुंची तो पूरे नगर में राजकुमार की मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पूरा शहर दुख के सागर में डूब गया। महल में जब रानी ने अपने जवान बेटे की लाश देखी तो उसे ऐसा सदमा लगा कि रोते रोते वह बेहोश हो गई और फिर होश में नहीं आई। इधर सारे शहर की जनता राजमहल में बाहर इकट्ठे हो चुकी थी। सभी लोग रो रहे थे। सारा कारोबार रोक दिया गया। राजा और रानी की हालत देखकर सभी लोग परेशान थे। बेहोश रानी की देखभाल के लिए कई हकीम को लगा दिया गया। बिरजू ने जब यह देखा तो वो भी रोने लगा और सोचने लगा कि अगर मैं यह खबर लेकर महल में न आता तो यह सब कुछ न होता। इसके बाद शाम ढलते ढलते बूढ़े ने पूछा कि बिरजू, क्या बात हुई? तो उसने बूढ़े मदारी को सारी बात बता दी कि जंगल में राजकुमार की लाश मिली है जिसे देखकर पूरे महल में मातम छा गया। अगर मुझे मालूम होता कि ऐसी हालत हो जाएगी तो मैं कभी यह खबर लेकर महल न आता। बूढ़े ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, नहीं बेटे, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? होनी तो पहले ही हो चुकी थी, तुमने तो सिर्फ उसकी खबर पहुंचाई है। इसके बाद बिरजू और वो बूढ़े व्यक्ति ने खाना खाया।
राजा ने राजकुमार की खबर लाने वाले के लिए जो इनाम की घोषणा की थी वह अभी तक बिरजू को नहीं मिला था। बिरजू को भी इनाम का कोई लालच नहीं था। सुबह उठकर दोनों ने खेल तमाशे की तैयारी शुरू कर दी। बाज और बंदर को लेकर वह शहर के बाजारों में घूमने लगे। इधर उधर उन्होंने कुछ तमाशा दिखाया और पैसे इकट्ठे कर शाम में घर आ गए। अब उन दोनों का रोज का काम था। सुबह निकलते, अलग अलग जगहों पर खेल तमाशा दिखाते, जो कुछ भी कमाते शाम को अपने लिए उससे खाना खरीद लेते। बाज को भी अब बूढ़े मदारी ने कुछ कर्तव्य सिखा दिए थे, जैसे वह किसी भी चीज को अपने पंजों में दबा हवा में ऊंचाइयों तक उड़ाता और फिर वापस जमीन पर आ जाता। इसकी वजह से सारे शहर में उनका खेल तमाशा अब मशहूर हो चुका था, क्योंकि बाज की वजह से अब ज़्यादा लोग तमाशा देखने के लिए आने लगे थे। अब उनकी कमाई भी ज़्यादा होने लगी थी। कभी कभी मदारी कहता, बेटा चलो महल में जाकर अपना इनाम ले लेते हैं, लेकिन बिरजू को इनाम का कोई लालच नहीं था। इसी तरह खेल तमाशा दिखाते दिखाते 6 महीने बीत गए। अब अक्सर बंदर और बाज का तमाशा बिरजू ही दिखाया करता था। वह बूढ़ा मदारी एक तरफ बैठा रहता। एक दिन की बात है, जब वह खेल तमाशा दिखाकर वापस घर लौट रहे थे तो अचानक मदारी के सीने में जोर का दर्द उठा। बिरजू ने जब हालत देखी तो घबरा गया और कहने लगा, बाबा आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी हकीम साहब से दवा लेकर आता हूँ। लेकिन मदारी ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है, इस हालत में तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। नहीं बाबा, मैं बस गया और आया, मैं आपको यूं ही मरने नहीं दूंगा। बूढ़े ने कहा, नहीं बेटा, अब मुझे कोई हकीम या दवा नहीं बचा सकता। मेरा जो घर है अब से वो तुम्हारा है। मेहनत और ईमानदारी से काम करना। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय आशीर्वाद के। अपने जानवरों का ख्याल रखना। अब मैं अपने आखिरी सफ़र पर जा रहा हूँ। बिरजू ने कहा, नहीं बाबा, अभी इसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बूढ़े के शरीर से आत्मा निकल गई। बिरजू बूढ़े मदारी की लाश पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। बेजुबान जानवर भी कुछ देर तक अपने मालिक की मौत पर आंसू बहाते रहे। सुबह पड़ोसियों की सहायता से बिरजू ने बूढ़े मदारी का अंतिम संस्कार किया। 2 दिन तक वह अपने धंधे पर नहीं गया। तीसरे दिन उसने बाज और बंदर को अपने साथ लिया और तमाशा दिखाने के लिए निकल पड़ा। इस तरह से अब उसकी जिंदगी का एक नया दौर शुरू हो गया था। वह अकेला ही बाज और बंदर के तमाशे दिखाता, जो पैसे बनता उससे अपना गुजर बसर करता। एक दिन वह शहर में तमाशा दिखाकर वापस आ रहा था कि तभी राजा की तरफ से ऐलान करने वाले कुछ लोग आए और वो लोग यह घोषणा करने लगे कि रानी साहिबा की तबीयत राजकुमार की मौत की खबर सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई है। वैद्य हकीमों ने इलाज किया मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब ऐलान किया जाता है कि जो कोई भी जहरीली पहाड़ियों से कुंदन बुट्टी लेकर आएगा उसे राजा इनाम देकर माला माल कर देंगे, क्योंकि वह कुंदन बूटी ही रानी का इलाज कर सकती है। बिरजू ने जब यह ऐलान सुना तो उसके दिल में रानी के लिए हमदर्दी जाग उठी। सोचने लगा कि रानी की यह हालत मेरी वजह से हुई है। न मैं वह मनहूस खबर लेकर महल में जाता और न ही दुख के कारण रानी बेहोश होती। फिर वह सोचने लगा कि आखिर यह कुंदन बुट्टी क्या चीज़ है और यह जहरीली पहाड़ी कहाँ पर है। बिरजू की झोपड़ी के पास एक बूढ़ा आदमी रहता था, जिसे उस इलाके की सारी जगहों के बारे में जानकारी थी। बिरजू कभी कभी उस बूढ़े व्यक्ति के पास चला जाता और वह अपनी जिंदगी के किस्से बिरजू को सुनाया करता। बिरजू ने सोचा कि इस बारे में मुझे बाबा से सलाह लेनी चाहिए। बिरजू उनकी झोपड़ी में गया और उन्हें अपने आने की वजह बताई। तब उन्होंने बताया कि जहरीली पहाड़ी तूफानी नदी के उस पार है,
तूफानी नदी की धारा इतनी तेज है कि न तो उसे तैरकर पार किया जा सकता है और न ही कश्ती में बैठकर पार किया जा सकता है। उस पहाड़ी पर तरह तरह के जहरीले जानवर जैसे सांप बिच्छू वगैरह रहते हैं। अगर कोई वहां पर पहुंच भी जाए तो इन जहरीले जानवरों से बचना बहुत ही मुश्किल है। उन पहाड़ों पर सुनहरी रंग के छोटे छोटे फूल होते हैं। उन फूलों को ही कुंदन बुट्टी कहा जाता है। उस बुट्टी की मदद से किसी भी तरह की बेहोशी को थोड़ी ही देर में दूर किया जा सकता है। उसे हासिल करना अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने के बराबर है। बिरजू बोला, बाबा वो पहाड़ी किस तरफ है? तब उन्होंने बताया, बेटा पहाड़ी अपने राज्य की दक्षिण दिशा में है। यहाँ से पूरे एक दिन का रास्ता है। जब तुम तूफानी नदी के पास पहुँचोगे तो जहरीला पहाड़ भी तूफानी नदी से बिल्कुल सटी हुई है, यानी तूफानी नदी की दूसरी तरफ वह जहरीली पहाड़ी है। बेटा क्या तुम वहाँ पर जाने की सोच रहे हो? हाँ बाबा, क्योंकि रानी मेरी वजह से ही बेहोश हुई है। इतना कहकर वह अपनी झोपड़ी में वापस आ गया और सोचने लगा कि किस तरह से तूफानी नदी को पार किया जाए। उस रात बिरजू को नींद नहीं आई। वह सारी रात जागकर जहरीली पहाड़ी तक पहुंचने की तरकीबें सोचता रहा और फिर अगली सुबह जल्दी उठकर वह सबसे पहले एक लोहार के पास पहुंचा। उसने सोचा था कि अगर एक लोहे का तार तैयार करके पहाड़ी से बांध दिया जाए तो उसके सहारे पहाड़ी तक पहुंचना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि बूढ़े बाबा ने उसे तार पर चलने और फिसलने का कर्तव्य अच्छी तरह से सिखा दिया था। यही सब सोचता हुआ वह लोहार के पास गया और कहने लगा, चाचा मुझे एक लोहे का मजबूत तार चाहिए, इतना मजबूत कि मैं अगर उस पर लटक भी जाऊं तो वह न टूटे और उस तार का वजन भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लोहार ने कहा, हाँ बना दूंगा, पर इसके थोड़े ज़्यादा पैसे लगेंगे। बिरजू के पास कुछ पैसे थे। उसने लोहार को वो पैसे दे और वहां से सीधा महल में जा पहुंचा। पहरेदार के हाथ खबर भिजवाई कि वह जहरीली पहाड़ से कुंदन बुट्टी लेने जा रहा है। यह सुनते ही राजा अपने पास बुलाया। बिरजू को देखते ही बोले, अरे बेटा, तुम तो वही हो जिसने मुझे राजकुमार की खबर लाकर दी थी और मैंने तुम्हें उसके बदले में इनाम भी नहीं दिया। बेटे की मौत और रानी की बीमारी की वजह से मुझे याद ही नहीं रहा, मुझे माफ़ कर दो। इतना कहकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। बिरजू ने कहा, महाराज मैंने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया, वह तो एक संयोग था। मुझे यह सारी चीज़ें मिल गई और मैंने वह आपको लाकर दे दी। अगर मैं वह खबर आपको न देता तो महारानी आज बिल्कुल ठीक होती और मैं इन सब के लिए अपने आप को जिम्मेवार समझता हूँ। इसलिए मैं कुंदन बुट्टी लाकर महारानी को ठीक करना चाहता हूँ। राजा यह सुनकर हैरान हुआ और कहने लगा, बेटा जहरीली पहाड़ी पर जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर है, इसलिए तुम यह ख्याल अपने दिल से निकाल दो। पर बिरजू नहीं माना और कहने लगा, हुजूर मैंने वहां जाने की पूरी योजना बना ली है। तब राजा बोले, ठीक है तो बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? बिरजू ने कहा, मुझे कुछ नहीं, बस 100 मुद्राएं दे दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, मैं 100 मुद्राएं की जगह तुम्हें 500 मुद्राएं देता हूँ। अगर तुम 2-3 दिन के अंदर कुंदन बुट्टी लेकर मेरे पास नहीं पहुँचे तो मैं यह समझूंगा कि तुम मर चुके हो। और राजा ने 500 मुद्राएं बिरजू को दे दी। बिरजू ने वो मुद्राएं लेकर लोहार के पास पहुँचा। लोहार के यहाँ से अपने बनाए हुए सामान लिए और सीधे अपने घर गया। सारी रात इंतजार करने के बाद अगले दिन सुबह उठा, अपना सारा सामान लिया और उस पड़ोसी बूढ़े बाबा के पास गया और कहने लगा, बाबा मैं जहरीली पहाड़ी की तरफ जा रहा हूँ, आप मेरी झोपड़ी का ख्याल रखिएगा। अगर मैं 4 दिन के अंदर वापस नहीं आ सका तो समझ लीजिएगा कि मैं मर गया। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, मुझे विश्वास है कि तुम यह काम जरूर कर लोगे। मैं ईश्वर से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा।
इसके बाद बिरजू ने बंदर और बाज को अपने साथ लिया और सफ़र पर रवाना हो गया। पूरे दिन का सफ़र करने के बाद वह उस नदी तक जा पहुंचा जिसे तूफानी नदी कहते थे, जिसकी तेज धाराओं के बीच में कोई भी उतरने का साहस नहीं करता था। नदी के दूसरे किनारे पर एक बड़ा सा पहाड़ था जिस पर कुंदन बुट्टी लगी हुई थी। बिरजू ने उस लोहे के तार का एक छोर लोहे की सलाख पर मजबूती से बांध दिया और बाज को इशारे से वह सलाख उठाकर पहाड़ी की चोटी तक ले जाने को कहा। बाज अपने मालिक का इशारा समझ गया और उसने सलाख को अपने पंजों में दबाया और उसे लेकर पहाड़ की तरफ उड़ गया और वहां पहुंचकर उसने सलाख को छोड़ दी। वह सलाख चट्टान के बीच में जा गिरा। यह सलाख जिस तार से बंधी हुई थी उसका दूसरा छोर अभी भी नदी की दूसरी तरफ बिरजू के हाथ में था। सलाख के चट्टान में गिरने के बाद दूसरी तरफ से बिरजू ने तार को खींचना शुरू किया। खींचते खींचते सलाख जब दो चट्टानों के बीच में फंस गई तो बिरजू ने कई बार उसे झटका देकर खींचा। जब उसे इस बात की तसल्ली हो गई कि सलाख उन चट्टानों के बीच से नहीं निकलेगा तो उसने उस तार को एक बड़े से पेड़ से बांध दिया। इसके बाद बिरजू उस लोहे के तार पर लटकता हुआ जहरीली पहाड़ी तक जा पहुंचा, क्योंकि लोहे के तार पर फिसलने का कर्तव्य उसे आता था। पहाड़ी पर पहुंच कुंदन बुट्टी के फूल तोड़े और बड़ी ही सावधानी से तार की सहायता से वापस पहाड़ी के नीचे आ गया, जहां पर बंदर और बाज उसका इंतजार कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने वापसी का सफ़र शुरू किया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे प्यास लगी तो सामने ही उसे एक झरना दिखाई दिया। बिरजू ने देखा कि एक आदमी उस झरने से पानी पी रहा था। बिरजू को यह देखकर हैरानी हुई कि इस वीरान जगह पर यह आदमी कहां से आ गया। बिरजू के मन में यह जानने की इच्छा हुई। छिपकर उस आदमी का पीछा करने लगा। तब उसने देखा कि वह आदमी एक गुफा में घुस गया जिसमें अंधेरा था, जिसकी वजह से बहुत ही कम दिखाई दे रहा था। बिरजू भी उस गुफा में घुस गया। तब उसने देखा कि जगह जगह पर हथियार और तलवारें टंगे हुए थे। फिर उसने देखा कि एक संदूक रखा हुआ था। वो आदमी संदूक के पास गया और खुश होने लगा और बोला, इससे पहले कि मेरे लुटेरे साथी यहाँ आए, मैं इस खजाने को अपने बोरे में भरकर यहाँ से दूर चला जाऊंगा। वहाँ छुपा हुआ बिरजू यह सब कुछ देख रहा था और सुन रहा था। उसे समझने में देर न लगी कि यह गुफा लुटेरों का अड्डा है और यहाँ आदमी भी उन्हीं का साथी है। जब वो लुटेरे सारे गहने बोरियां में रख रहा था तो बिरजू ने देखा कि एक लॉकेट जो उसकी माँ की थी वो लुटेरे के पास है। ये देखकर बिरजू समझ गया कि वो वही लुटेरा है जिसने उसकी माँ को मार दिया था। यह देखकर उसका खून खौलने लगा और उसने लुटेरे से बदला लेने की ठान ली। उसके पास ही रखी हुई एक तलवार उठाई और एक ही झटके में उस आदमी का सर काट दिया। फिर उसने अपनी माँ की लॉकेट ली और गुफा से बाहर आकर राजमहल की तरफ बढ़ने लगा। बिरजू चाहता था कि वह जल्दी से जल्दी महल में पहुंच जाए ताकि कुमुदनी का फूल राजा को दे सके। जल्द ही बिरजू महल में पहुंच गया और सीधा राजा के पास गया। उसने कुंदन बूटी राजा को दी और साथ ही राजा को डाकुओं के बारे में बताया। राजा ने कुंदन बूटी वैद्य को दी, जिससे रानी का इलाज हुआ और उनकी बेहोशी दूर हो गई। इसके बाद राजा ने सेनापति को बुलाया और आदेश दिया कि वह सैनिक को साथ लेकर बिरजू की बताई हुई जगह पर पहुंचे और उन डाकुओं को जिंदा या मुर्दा उनके सामने पेश करे। राजा के आदेश पाते ही सेनापति सैनिकों को लेकर उस जगह पर जा पहुँचे और छिपकर डाकुओं का इंतजार करने लगे। वैसे ही शाम ढलते ढलते डाकू अपने अड्डे पर आ गए। वो लोग वहाँ पर सैनिक की मौजूदगी से अनजान थे। सेनापति का इशारा पाते ही सैनिक डाकुओं पर टूट पड़े। अचानक हुए इस हमले के कारण डाकुओं को संभलने का मौका नहीं मिला। सैनिकों ने कई डाकुओं को मौत के घाट उतार दिए और जो बच गए उन्हें बंदी बनाकर राजा के सामने पेश किया गया।
चलते समय सैनिक ने खजानों से भरी हुई वह संदूक भी अपने साथ रख लिया। महल में पहुंचकर डाकू और उसके खजानों को राजा के सामने पेश किया गया। जब डाकुओं के लूटे हुए माल की तलाशी ली गई तो उनमें से एक चमचमाता हुआ हार निकला। राजा ने वह हार पहचान लिया। असल में वह हार राजकुमार का था। हार को देखते ही राजा ने डाकुओं को सरदार से पूछा कि यह तुम्हारे पास कैसे आया। डाकुओं का सरदार डरते डरते बताने लगा, कुछ महीने पहले की बात है। एक घुड़सवार हमें जंगल में मिला था। पहनावे से वह किसी शाही खानदान का लग रहा था। हम लोगों ने उसे लूटने की योजना बना ली, मगर वह नौजवान बहुत ही बहादुर। वह हमसे भिड़ गया और उस लड़ाई में वह हमारे हाथों मारा गया। यह हार उसी नौजवान का था। यह सुनते ही राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजा ने चिल्लाते हुए कहा, वह नौजवान हमारा बेटा था। राजा ने अपने सैनिक को आदेश दिया कि इन सभी को ले जाकर अभी के अभी सर काट दिया जाए। और फिर सभी सैनिक उन डाकुओं को लेकर वहां से चले गए। इसके बाद राजा ने बिरजू को कहा, बेटा, तुम्हारी बहादुरी और अक्लमंदी की वजह से मैं अपने बेटे के हथियारों को सजा दे पाया हूँ। साथ ही साथ रानी की जान भी बच गई। इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत ही एहसानमंद हूँ। सच कहूँ तो तुम्हारे रूप में मुझे अपना बेटा दिखाई देता है, बल्कि आज से तुम ही मेरे बेटे हो। मैं यह ऐलान करता हूँ कि आज से तुम इस राज्य के युवराज हो और मेरे बेटे। मेरे बाद तुम इस राज्य को संभालोगे। मुझे पक्का विश्वास है कि तुम्हारे जैसे बहादुर और अक्लमंद नौजवान के हाथों में यह राजपाट हमेशा सुरक्षित रहेगा। और फिर बिरजू का राज तिलक कर दिया गया।